दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और नेट जेआरएफ परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 14। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि संप्रेषण प्रणाली के विकास में कालानुक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। तो ऑप्शन है आपके भाषा का उद्भव, गुफा चित्रकारी, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, मुद्रण प्रौद्योगिकी का उद्भव और दूर संचार प्रणाली। तो इसमें जो सबसे पहला जो क्रम है वो होगा गुफा चित्रकारी। देखिए गुफा चित्रकारी पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद आपका भाषा का उद्भव होता है दोस्तों, फिर उसके बाद अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण होता है, उसके बाद दोस्तों मुद्रण प्रौद्योगिकी का उद्भव होता है और फिर सबसे लास्ट में दूर संचार प्रणाली का विकास होता है। तो देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा BACDE। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, BACDE आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी और संचार संस्थाओं के कारण निम्नलिखित में क्या घटित हो रहा है। ऑप्शन है सिस्टम एकीकरण, सामयिक विघटन, मनोवैज्ञानिक विघटन या स्थानिक एकीकरण। तो सही उत्तर है सिस्टम इंटीग्रेशन। दोस्तों परिवर्तित होती टेक्नोलॉजी और संचार संस्थाओं के कारण सिस्टम का एकीकरण हो रहा है और प्रौद्योगिकी ने आज संचार को बहुत ही आसान बना दिया है। नई खोजों से संचार में जुड़ाव का कार्य हो रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका विवरण वर्णन होता है। तो शिक्षण के प्रतिमान में जो विवरण वर्णन होता है उसमें सबसे पहले अधिगम, फिर परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। दोस्तों मॉडल ऑफ टीचिंग अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षण व्यवहार शामिल है, इसका विवरण वर्णन होता है। और शिक्षण प्रतिमान ऐसे प्रयास अथवा व्यवस्थाएं हैं जो हमें शिक्षण सिद्धांतों की ओर ले जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, नीति संगत क्षेत्रों में शोध के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन को इम्प्रेस पहल सौंपा गया है। ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है आपके IIAS, ICSSR, ICPR और ICHR। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी ICSSR। इम्प्रेस का फुल फॉर्म होता है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च द्वारा प्रदान की गई शोध परियोजनाओं को एक साथ आगे बढ़ाने के प्रयास में नीतिगत आवश्यकताओं के साथ समन्वित होने वाले शुद्ध वैचारिक अनुसंधान के लिए शीर्ष सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भविष्य के लिए ब्लूप्रिंट है। तो दोस्तों ये इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा इम्प्रेस पहल को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए POP3 तथा IMAP ईमेल अकाउंट हैं जिसमें क्या होता है। तो जिसमें एक को ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए केवल सर्वर से संबंधित होना पड़ता है। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों प्रोटोकॉल हैं POP3 और IMAP। तो इनके द्वारा मेल सर्वर यूजर्स के लोकल कंप्यूटर पर ईमेल एक्सेस करने के लिए किया जाता है। दोनों ही मैसेजिंग एजेंट हैं। POP3 और IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग तब किया जाता है जब मेल सेंडर और रिसीवर वैन वाइड एरिया नेटवर्क और लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क द्वारा मेल सर्वर से जुड़े होते हैं। POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है। देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, छाया क्षेपचित्र या स्लाइडर प्रोजेक्टर। तो सही उत्तर है ब्लैक बोर्ड। दोस्तों ब्लैक बोर्ड जो है ये आपके प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है, जबकि ओवरहेड प्रोजेक्टर और एपिडाइस्कोप और स्लाइड प्रोजेक्टर ये प्रक्षेपित साधन होते हैं। प्रमुख प्रक्षेपित साधनों में चार्ट, मैप, मॉडल, ओवरहेड प्रोजेक्टर ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके प्रचालक पद्धति,
देखिए, कंपाइलर, ब्राउज़र या आईपी एड्रेस। तो सही उत्तर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अन्वेषक जो होता है ये ब्राउज़र है। दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक इंटरनेट ब्राउज़र होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया है और ये चालू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक सॉफ्टवेयर है। इसका जो नया वर्जन है वो लॉन्च किया जा चुका है। ये वीडियो चलाने से पन्नों को रेंडर करने में शीघ्रता करता है। और अन्य ब्राउज़र में देखिए गूगल, डाकपाइल, अल्टा विस्टा, वाइडू, याहू, ये सभी ब्राउज़र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पास्कल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जावा और सी प्लस प्लस। तो दोस्तों देखिए, पास्कल, जावा और सी प्लस प्लस ये प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है दोस्तों ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। पास्कल, जावा, सी प्लस प्लस ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हॉक विमान से किस हथियार का परीक्षण किया गया है? तो ये है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का परीक्षण किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। दोस्तों देखिए, 21 जनवरी 2021 को HAL द्वारा हॉक विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का परीक्षण किया गया है और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूगोल से है। निक्स और हाइड्रा किसके चंद्रमा हैं? प्लूटो के, शुक्र के, बृहस्पति के या बुध के? आपको बताना है। तो सही उत्तर है प्लूटो सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। इसके 5 ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो से दूरी के अनुसार जो है चारोन, स्टिक्स, निक्स, कैरबेरास और हाइड्रा। तो दोस्तों निक्स और हाइड्रा ये प्लूटो के चंद्रमा हैं। बृहस्पति के लगभग 79 से अधिक उपग्रहों की खोज की जा चुकी है, जबकि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह ज्ञात नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तराखंड, कर्नाटक पठार, कच्छ या हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है कर्नाटक पठार। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और अन्य एजेंसियों द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उनके आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड जो है तैयार किया है, जो भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है और इसमें भारत के भूक्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों, इसमें कर्नाटक पठार उच्च तीव्रता की भूकंपीय श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल का संबंध किस खेल से है? थांगता, मलखंभ, गटका या कलारी पयट्टू? तो सही उत्तर है कलारी पयट्टू। दोस्तों, विद्युत जामवाल का संबंध केरल के प्रसिद्ध खेल कलारी पयट्टू से है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में इस खेल को अन्य 3 गटका, मलखंभ और थांगता खेलों सहित शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह अजैविक और जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, ये सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, ये सही नहीं है। और ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, सही है। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र बंद तंत्र नहीं बल्कि ओपन जो है ओपन सिस्टम होता है, खुला सिस्टम होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन है आपके नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, CFC द्वारा या जलवाष्प द्वारा। तो सही उत्तर है समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है। दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विभिन्न परीक्षाओं के लिए। और आप जानते हैं कि ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती है। वसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा और वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 ये आपका सही सुमेलित है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 सही है।
कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका सही सुमेलित नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हस्ताक्षरित हुई थी, जबकि पहला विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में जेनेवा में, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में, और इसमें पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में +5 अर्थात 5 वर्ष बाद 1997 में आयोजित हुआ था। तो कार्बन व्यापार का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं बल्कि ओजोन परत संरक्षण से है। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे से बनने के समय कौन सा एक उत्पन्न होता है? ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन या मीथेन। तो सही उत्तर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों देखिए, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा जिसको स्मॉग कहा जाता है, ये कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। जब गाड़ी, औद्योगिक कारखाने से निकले धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अपक्रिया करती हैं, तो इसमें ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैन, इन्हीं द्वितीयक प्रदूषकों से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को, देखिए सुप्रीम कोर्ट है 129 के तहत, और हाई कोर्ट जो है 215 आर्टिकल 215 के तहत उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। देखिए राज्य व्यवस्था से संबंधित है। लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी ये वित्तीय समिति होती है दोस्तों। याचिका समिति ये कार्यकारी समिति होती है। इसके अलावा स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये एडहॉक कमेटी होती है, तदर्थ समिति, और विभागीय समितियां ये स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो सही उत्तर है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन में होता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधेयक को पुरस्थापित करने का पहला चरण प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है और सभा के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभा में, या संसद के किसी सदन में? तो सही उत्तर है संसद के किसी एक सदन में संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। और आप जानते हैं दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। और दोस्तों इसमें कहा गया है संशोधन की प्रक्रिया के लिए दोनों सदनों के सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। मतदान की दशा में प्रत्येक सदन में उपस्थित सदस्यों की दशा के 2/3 द्वारा संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति अनिवार्य होती है। और आपके लिए एक प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिकता और सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं? ऑप्शन है विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सुत्त पिटक। दोस्तों सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिकता सिद्धांत संबंधी प्रवचन हैं और इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह किया गया है। विनय पिटक क्या है? तो ये संघ संबंधी नियम हैं और जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि यदि भगवान अस्पृश्यता सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। दोस्तों छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था कि यदि भगवान छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। और तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था? ऑप्शन है ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी।
तो सही उत्तर है ऑल इंडिया होम रूल लीग। दोस्तों होम रूल आंदोलन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसका ये एक राष्ट्रीय संगठन था। इसकी स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और दोस्तों 1920 में अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और गांधी जी ने इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा यानी असेंबली रख दिया था। अगला प्रश्न है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? तो सही उत्तर है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक जो हैं M.K. गांधी यानी गांधी जी रहे हैं और इसका पहला प्रकाशन फरवरी 1955 में अहमदाबाद से किया गया था। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA किसके द्वारा गठित किया गया था? तो सही उत्तर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी और इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है आपके 1905, 1912, 1936 या 1946 में। तो सही उत्तर है 1936 में। दोस्तों आप जानते हैं कि 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज परचम और महारानी मेरी ने भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया था और दिल्ली दरबार में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और ये विभाजन 1912 में हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग किया गया था। तो ये 1936 में बिहार एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है एक पुस्तक है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। ये जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है दोस्तों पुस्तक जो है बुक है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। ये चांदमल कुमावत के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेश यात्राओं का वर्णन है। 107 विदेश यात्राओं का वर्णन है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 में। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM का उद्देश्य कौन सा नहीं है? देखिए उच्च उत्पादकता किस्म के बीजों का वितरण सही है, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन सही है, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना ये सही नहीं है, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना ये सही है। तो दोस्तों साख सुविधाओं का विकसित करना ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य नहीं है। शेष सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है हाल में एशिया सहयोग वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप में कब आयोजित हुई थी? तो उत्तर है 21 जनवरी 2021 को। दोस्तों एशिया सहयोग वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2021 को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित की गई। इसका मुख्य विषय द न्यू नॉर्मल एंड हेल्दी टूरिज्म था और इस बैठक की मेजबानी तुर्की के द्वारा की गई और इस बैठक में सचिव पूर्व विदेश मंत्रालय रीवा गांगुली दास ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है रीवा गांगुली, मधु सिंह, राजीव भट्ट या जयंत यस खोब्रागड़े। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी जयंत यस खोब्रागड़े। दोस्तों 21 जनवरी 2021 को भारतीय विदेश सेवा अधिकारी जयंत यन खोब्रागड़े ये केंद्र सरकार द्वारा आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। भारत आसियान का संवाद भागीदार देश है और आसियान के 10 सदस्य देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया हैं। आसियान का मुख्यालय ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और यहीं पर जो है आसियान का मुख्यालय स्थित है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और नेट JRF परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए उपयोगी
महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा ताकि परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।